नमस्कार। बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं जो बंसल कॉलोनी के निवासी हैं और झांसी के जाने माने वैल्यूअर हैं। चलिए मिलते हैं अरुण कुमार जी से। नमस्कार अरुण कुमार जी। नमस्कार जी। अरुण कुमार जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप का जो काम है वैल्यूएशन का है, हाँ जी। इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। हम चाहेंगे आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम अरुण कुमार है और मेरी पैदाइश तो बानपुर जिला ललितपुर की है जी। और 8वीं तक वहीं मैं पढ़ा। इसके बाद फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीयूसी किया और भोपाल MSCT भोपाल, जो कि अब मैनेट भोपाल के नाम से जाना जाता है, वहाँ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग में 1980 में जो है BE किया। उसके बाद फिर झांसी में सन 90 में LLB किया और 93 में मैं MBA भी किया और 1995 में एडवोकेट भी बार काउंसिल इलाहाबाद से रजिस्टर हुआ। और आखिरी पढ़ाई मैंने अभी 2018 में 60 साल का होने के बाद MSc किया, 2 साल का MSc इन रियल एस्टेट वैल्यूएशन। तो वो मेरी आखिरी पढ़ाई थी। इस तरह से जो है भगवान के आशीर्वाद से 3-4 डिग्रियां हैं और पढ़ाई है। और अब मैं झांसी में वैल्यूएशंस करता हूँ बैंक्स के लिए। किसी ने कोई भी लोन वगैरह लेना हो तो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं, उस जायदाद का कितनी कीमत है, बाजारू कीमत, बैंक को यदि बेचना पड़े तो कितना मिलेगा, तो वो हम जो है आंकलन करते हैं। वैल्यूएशन सर्टिफिकेट देते हैं। हाँ जी, वो हम आंकलन करते हैं उस जायदाद का और उस आंकलन के आधार पर फिर बैंक जो है उनको लोन या लिमिट देता है। तो अरुण कुमार जी, इसके अलावा आपका एक और परोपकारी जज्बा है जो आप लोगों को उपचार होम्योपैथिक पद्धति से करते हैं, उसका भी हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। हर व्यक्ति की एक मनोदशा होती है और वो मनोदशा जब तक उसको स्वयं को हानि नहीं पहुंचाती है और दूसरे उसके जो संपर्क में हैं उनको हानि नहीं पहुंचाते हैं, तो वो एक संतुलित मनोदशा होगी। लेकिन जहाँ किसी भी भावनाओं का एक सीमा के आगे बढ़ना, वो ना सिर्फ स्वयं को हानिकारक होता है बल्कि उसके आसपास, उसके संपर्क में या समाज में सभी के लिए जो है वो हानिकारक हो सकता है। और यहाँ बताना उतना संकोच के साथ बता रहा हूँ कि जो है अधिकतर जो आत्महत्याएं होती हैं वो किसी शारीरिक कष्ट या इवन आर्थिक कष्ट के कारण नहीं होती। प्रत्यक्ष रूप में लगता है कि वो आर्थिक कारण है, शारीरिक कारण, लेकिन वास्तव में ये उसकी मनोदशा है। उस मनोदशा के चलते ही वो आत्महत्या जैसा एक एक्सट्रीम स्टेप, मतलब वो ऐसा कदम उठाता है जी। वो इस मनोदशा को, इस आत्महत्या वाली प्रवृत्ति तक पहुंचने से रोकने के लिए ये होम्योपैथी दवा है, ये बहुत कारगर होती है। मतलब ये एक इस तरह की कई दवाएं हैं। हाँ, इस तरह की कई दवाएं हैं जिसको बेस्ट फ्लावर रेमेडीज बोलते हैं जी। तो ये बेस्ट फ्लावर रेमेडीज जो हैं ये फूलों के अर्क से बनी हैं और ये आपकी जितनी भी भावनाएं होती हैं उन सब के लिए जो है ये काम करते हैं। किसी को कोई भय है, डर है, अनिश्चितता का माहौल है, किसी को अधीरता है, एंजाइटी जिसे बोलते हैं, किसी को विषाद है, डिप्रेशन है, किसी को जो है गुस्सा बहुत आता है, किसी को द्वेष है, ईर्ष्या है, इन सब का उपचार है और वो सिर्फ होम्योपैथी में है। और वो स्थायी बन जाता है। वो स्थायी बन जाता है और ये दवाएं जो हैं उनको दवा हम कहते हैं, लेकिन एक्चुअली दवा नहीं, मैं उनको टॉनिक की श्रेणी में मानता हूँ। कारण ये है कि ये दवाएं, मैं फिर दवाएं बोल रहा हूँ क्योंकि वही आसानी से समझ में आता है। ये एक नवजात शिशु से लेके और जो शतायु हो चुके हैं उन तक जो है कोई भी जो है इसके कोई दुष्परिणाम नहीं है। इसकी कोई जो मात्रा है, डोज है, उसमें भी कोई ये नहीं है कि आपने ज्यादा ले ली, कम ले ली, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको आप जो लती हो जाते हैं, एडिक्शन हो जाता है, वो भी नहीं होगा। और ये दवाएं यहाँ खत्म नहीं होती हैं, आपके जो पालतू जानवर हैं उन पर भी काम करती है, ये पेड़ पौधों तक काम करती है बस। लेकिन ये है कि हाँ,
यदि आपको इलाज करना है तो आपको जो पीड़ित है, चाहे वो पशु हो चाहे वो व्यक्ति हो, उसके उसमें शोध करना पड़ता है। उसको, हाँ, आपको उसके कदम, उसके मतलब Symptoms जूतों को। में उसके जूतों में पैर रख के और उसके जैसी परिस्थितियों में जाके आपको सोचना पड़ेगा कि उसको क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि कभी कभी हमें खुद ही पता नहीं होता है कि हमें गुस्सा आ रहा है या हम जो है ईर्ष्या से जल रहे हैं। तो हमें ये जो है सही दवा यदि करनी है तो ये जानना जरूरी है। लेकिन जहां शक होता है, आप 2-3 दवा मिक्स भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी। अरुण कुमार जी, जैसा कि मुझे पता है कि आप झांसी के ऐसे व्यक्ति हैं जो 3 बार केबीसी में जा चुके हैं, कौन बनेगा करोड़पति में, तो हम चाहेंगे उसका भी उल्लेख हमारे दर्शकों को करें आप। मुझे पता नहीं, अपने भाग पे उतना भरोसा नहीं, लेकिन प्रयासों में पीछे नहीं रहता हूँ। तो जब 2005 में मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि ल्यूकोप्लाकिया है, यानी कि माउथ कैंसर की शुरुआत, तो मुझे बड़ा धक्का लगा। आपके लिए बोला था? हाँ जी। तो और थोड़ा सा लो, मतलब जो है जी, जी। एक हतोत्साहित टाइप का महसूस कर रहा था। जी। तो उसी समय मेरे एक हितैषी जो है थे, उनने कहा कि अभी डायरेक्ट लाइन खुली है, क्योंकि हम कोशिश तो 2000 से कर रहे थे जी। और डायरेक्ट लाइन खुली। हमने कहा यस, ये हम कर सकते हैं, केबीसी का। तो 1000 क्वेश्चन थे उस समय। एयरटेल इसके जो है स्पॉन्सर्स हुआ करते थे, तो एयरटेल को कुछ दिया था कि आप जो है अपनी तरफ से जो है कंपटीशन करवाइए और सिलेक्शन हम करेंगे। तो उसमें 1000 क्वेश्चन थे साहब। मैंने 1000 क्वेश्चन जो करने शुरू किए, मैंने कहा यस, ये मैं कर सकता हूँ। उस 1000 में कितनी तरह के क्वेश्चन थे, कितनी तरह के, और हम जानते थे कि इसमें जो है ये चूंकि पूरे जो है कंट्री वाइड यानी पूरे देश का जो है कंपटीशन है, और इसमें यदि सफल होना है तो हमें हर क्वेश्चन का सही जवाब, ना सिर्फ सही जवाब बल्कि सबसे कम समय में देना होगा। तो 2005 में थोड़ा मोबाइल जो आज है उस समय तो कुछ भी नहीं था। तो बिल्कुल तो उस समय मैं तैयारी करके बैठा, मैंने अपने दूसरे मोबाइल बंद किए, घर के बाहर ताला लगाया और कह दिया कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पत्नी को भी कहा कि आप हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और मैं बैठ गया करने। और बीच में 2.5 घंटे जो है नेटवर्क भी गायब था, लेकिन मैंने कुछ छेड़ा नहीं मोबाइल। मैंने कहा एक गलत हुआ तो पूरी मेहनत बेकार जाएगी। और 14 घंटे में जो है सुबह 10 बजे से लेके रात को 12 बजे जाके खत्म हुआ, और मेरे सब के सब सही हुए। और हम भूल गए थे कि शायद, पता नहीं, लोग जो सोचते हैं एक आम धारणा कि यार वो तो सब गड़बड़ है, वहां सब लेन देन चलता है, सोचते ना। बिल्कुल। लेकिन साहब 15-20 दिन बाद जब एक बार जो है दोपहर में आराम कर रहे थे और फोन आया तो मतलब पूछिए नहीं, कितनी खुशी का जो है ठिकाना नहीं था, क्योंकि केबीसी तक पहुंचना तो बिल्कुल। तो वहां जाकर फिर मुझे एहसास हुआ, पता हुआ कि मेरी उस समय 47 की उम्र थी। 47 की उम्र में मैंने पूरा ऑल इंडिया टॉप किया था, क्योंकि 14 घंटे में किसी के भी इतने सही जवाब नहीं थे जितने मेरे थे। और उसके बाद में गया, लेकिन उस समय 1 ही 2 फिंगर फर्स्ट मिलते थे, एक ही दिन का एपिसोड होता था, दूसरे दिन नए 10 आते थे। तो 2 बार किया गया, और मुझे इम्प्रेशन भी ऐसा मिला कि शायद सिद्धार्थ बसु जी ने अमिताभ बच्चन को कहा कि नहीं, एक बार और करना है, इनको देखना ही आ जाए। तो मतलब वो हमारी परफॉर्मेंस से जो है इतने काफी प्रभावित थे, लेकिन मेरा इतना भाग्य इतना प्रबल नहीं था। हाँ, जब हम फिर वहां हतोत्साहित हुए, पूरा शो खत्म हो गया, लेकिन फिर उन्होंने अनाउंस किया फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जो बाकी लोग 9 या 8 बजते थे, उसमें से जो सबसे ज्यादा सही जवाब सबसे कम समय में दें, उनको 2 लाख मिलते थे। तो वो हमें जो है जब मेरा नाम अनाउंस किया तो जो है हमने कहा चलो कुछ तो जो है मिला, और झांसी वालों को अपना जो है चेहरा दिखाने बिल्कुल। तो वो हुआ। इसके बाद फिर चूंकि हॉट सीट तक नहीं पहुंच पाया था, तो फिर मैंने 2007 में शाहरुख खान ने एक ही सीजन किया है, और अमिताभ बच्चन बीमार हो गए थे, तो 2007 में शाहरुख खान आए। उसमें भी मैंने डायरेक्ट जो है 750 क्वेश्चन थे और 8.25 घंटे में किए, लेकिन मुझे कुछ शक था कि शायद नहीं हो पाएगा। तो एक IVR यानी पूरा कॉल करके होता है, वो शायद 6.25 घंटे की उनकी रिकॉर्डिंग थी, और 5 घंटे 35 मिनट में मैंने उसको कंप्लीट किया। और भगवान के आशीर्वाद से फिर से मेरा कॉल आया, बुलावा आया। फिर मैं गया, तो मेरा अंदाजा सही था कि वो SMS में मेरा नंबर नहीं था, लेकिन इसमें फिर जो IVR जिसे बोलते हैं, IVR मैंने फिर ऑल इंडिया टॉप किया था 49 की उम्र में, यंग लोगों को सब पीछे छोड़ के।
तो उसमें लेकिन हाँ, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में उस समय 1 लाख मिला करता था, वो एक क्वेश्चन से हमारा छूट गया। और तीसरी बार जो है फिर हमने ओपन जब हो गया तो उस समय डायरेक्ट एंट्री आपका खत्म हो गई। मनोबल बढ़ गया फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विश्वास बढ़ गया, मनोबल बढ़ गया, और झांसी वालों की जो है शुभकामनाओं का असर मैं देख रहा था। जी। बिल्कुल मैं उनका शुक्रगुजार हूँ बहुत, जी। मतलब अपना आपको वो फील करता हूँ। जी। तो 2011 में फिर मैं डायरेक्ट नहीं थी, डायरेक्ट तो खत्म हो चुकी जी। थी, लेकिन मैं गया और 6 मौके मिले, एक बार गलत था, 3 में मैं सेकंड था, मतलब जी। एक बार 0.1 सेकंड से रह गया, एक बार 1 सेकंड से रह गया, आ नहीं पाया। और उस समय फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला कोई इनाम नहीं था, नहीं तो बिल्कुल आपके आशीर्वाद से लाता मैं। जी। अभी भी मैंने अपनी आशा नहीं छोड़ी है। जी। और अभी क्योंकि एक्चुअली ये पहले नियम बनते रहे हैं कि जो एक बार यहाँ आ चुके वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन अभी मैंने देखा पिछली बार के एपिसोड में, सीजन में, कि जो लोग आ चुके हैं पहले वो दोबारा आ रहे हैं। अच्छा, वो तो भी मैं applicable है। बिल्कुल तो मैं कोशिश जरूर करूंगा। और झांसी का नाम, बुंदेलखंड बिल्कुल का बिल्कुल नाम। बिल्कुल, और मैं इनफैक्ट जो अपने सीनियर सिटीजन्स हैं, जी। वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए ये प्रूव करके बताऊंगा कि हम एक रिकॉर्ड बनाने, पूरे भगवान ने यदि बिल्कुल जो है आशीर्वाद बना रहा जी। तो हम जाके रिकॉर्ड फिर से बनाएंगे। जैसे मैंने 2 बार रिकॉर्ड बनाए हैं, इस तरह से इस बार फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, क्योंकि जो वरिष्ठ नागरिक हैं या जो ज्यादा उम्र के हैं वो वहीं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में ही पिछड़ जाते हैं। जी। जी। मैं वहां रिकॉर्ड जो है कीर्तिमान बनाने की कोशिश करूंगा। मैं सोच रखा है। जी। तो जी। अब जितना भगवान संकल्प है बिल्कुल आपका। बिल्कुल संकल्प है। तो ये तीनों यात्रा आपकी बहुत अच्छी रही, बहुत शानदार यादगार रही, और झांसी वालों का मैं बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ, उन पे वो बिल्कुल हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। बिल्कुल। अरुण जी, आपकी एक और खूबी है जो हमारे दर्शकों के साथ वो शेयर करें। आपको कई भाषाओं का ज्ञान है, और वो ज्ञान आपने कैसे अर्जन किया उसका भी उल्लेख करें। मुझे 8 भाषाओं का ज्ञान है, और 8 भाषाओं में अपनी मातृभाषा तो सर्वोपरि है ही है। उसके बाद दूसरी अपनी जो है अंग्रेजी है, जिसमें हमारी उच्च शिक्षा वगैरह हुई है। और फिर तीसरे आता है उर्दू। वो हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है एक वो सब्जेक्ट हुआ ही करता था, 1 साल पढ़ना पड़ता था, और समय के साथ शायद वो ख़त्म हो जाता, लेकिन मैंने कहा नहीं, कोई भी एक भाषा है वो अपने आप में एक आपके असेट है, या बड़ी मीठी भाषा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उसको बीच बीच में अपना रिन्यू करता रहा, उसको नवीनीकरण करता रहा। फिर इसके बाद पंजाबी है, मलयालम है, तमिल है, बंगाली है, अरबी उर्दू वो लिपि तो एक ही है, लेकिन क्योंकि वो पढ़ने का तरीका है। तो मैं जो है इराक में भी रहा हूँ 1.5-2 साल, तो वहाँ जो वो है किस संदर्भ में गए थे आप? और जयप्रकाश एसोसिएशन में नौकरी करने गया था मैं सन 82 से 84। जी। तो वहाँ जो है फिर अरबी भी मैंने जो है सीखी, और बंगाली मैंने अपने उत्तर प्रदेश में सीखी, और एक छोटे से बच्चे से सीखी, जबकि मैं बंगाल में रहा, वहाँ नहीं सीखी। और वो बच्चा बेचारा जो है वो बंगाल से था, उसको पता लगा साहब बंगाल से आए। मैं उस समय बंगाल से आया था, लेकिन मैं बंगाली नहीं था, वो मुझसे बंगाली में ही बात करता। तो मैंने साहब बंगाली ना सिर्फ सीखी, उसने मुझे एक बार धर्म संकट में डाल दिया। वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, छोटा सा बच्चा, सर्वेंट जो है मैस में काम करता था। बोले अंकल मुझे जो है एक चिट्ठी लिखनी है घर पे। मैंने कहा तो बहुत बड़ा धर्म संकट है। तो मैंने ठीक है। फिर मैंने मैं पत्रिका खरीदी बंगाली, उसमें जितने भी विज्ञापन थे, जैसे अमृतांजन का विज्ञापन है, बाम का विज्ञापन है, कुछ भी है, बोरोलिन का है, उससे पूरा अल्फाबेट निकाला, और उसको जो है आधा घंटे में जो बोलता गया मैंने जो है, वो पहला और आखिरी अनुभव है बंगाली लिखने का, लेकिन बोलना समझना आता है। तमिल मलयालम भी मैंने यूपी में सीखी, उसी मैथ्स में, क्योंकि वो साउथ इंडियन कंपनी थी, तो वहाँ आधी वर्कफोर्स तमिल की थी, आधी मलयालम की थी। तो वो बिल्कुल लोगों से कम्युनिकेट करना था, मैनेज करना था। तो मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनकी भाषा में बोलो। और ये भाषाएं तो मातृभाषाएं, जैसे उनको माता का दर्जा दिया है, जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमारी माता का सब सम्मान करें, तो हमें दूसरों की माताओं का सम्मान करना भी सीखना चाहिए। और ये अपने आप में जो है मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा है, जितनी आप भाषाएं सीख सकें। तो इस तरीके से अरुण जी, आपके और लुके छुपे क्या शौक हैं, वो क्या खूबियां हैं, वो भी हमारे दर्शकों के साथ आज तो आप शेयर कर ही डालें। मेरी कोशिश होती है कि लोग जो है एक सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। उसके लिए आवश्यक है कि उनकी मनोदशा एक सकारात्मक बनी रहे।
आज के युग में इतनी प्रतिस्पर्धा है, द्वेष है, ईर्ष्या है और दुर्भाग्य से मोबाइल से जितनी सुविधाएं हैं उससे असुविधाएं भी ज़्यादा हैं। लोगों के व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन आया है। क्षणभंगुर जैसा उनका जो है वो हो गया है, बर्दाश्त की हद, मतलब बहुत जल्दी क्रोधित होते हैं, बहुत जल्दी जो है आपक होते हैं। तो इसके लिए जो है मैं हर तरीके के परोपकार, मतलब लोगों की पैसों से भी मदद करता हूँ और काउंसलिंग भी करता हूँ, कैरियर के लिए भी है। और लोगों को आपस में, जैसे बच्चे आजकल मानते हैं कि हमें इस लाइन में जाना, उनके माता पिता कहते हैं इस लाइन में जाओ, फिर वो कहीं माता पिता के सामने डिमांड रखते हैं जो कि महंगे कोर्स की होती है, जो उनके माता पिताओं के बस की बात नहीं है। तो उनको समझाता हूँ और भगवान के आशीर्वाद से कुछ हद तक सफल भी होता हूँ। अब पूरी हद तक तो देखिए कोई भी सफल नहीं होता, लेकिन हम जितने सफल अपने आप को सफल मानते हैं, लोगों का भला हो यही हमारा भला है। तो इसमें जो है सबसे बड़ा जो रोल है, जो कि किरदार है, वो है हमारी मनोदशा का। जैसा कि मैंने बोला कि ये मनोदशा के चलते ही लोग आत्महत्या जैसा जघन्य कदम उठाते हैं और उनको नहीं पता है कि पीछे जो है अपनी कितनी परेशानियां, कितना जो है दुष्परिणाम छोड़ जाते हैं। और ये होम्योपैथी दवा है, ये जो है उनको उस स्थिति से निकाल सकती है, उबारती हैं। और ये जितनी भी मनोदशाएं हैं, चाहे वो क्रोध की हो, चाहे वो ईर्ष्या की हो, चाहे वो विषाद यानी डिप्रेशन की हो, चाहे वो एंजाइटी की हो, तनाव की हो, जितने भी तरह की मनोदशाएं हैं, उन मनोदशाओं का इलाज होम्योपैथी में बेच फ्लावर रेमेडीज के नाम से संभव है। ये बेच फ्लावर रेमेडीज जो है बिल्कुल हानिकारक नहीं है। आप ज्यादा ले लें तो दिक्कत नहीं, उनको जितनी जरूरत है शरीर को उतनी लेके बाकी निकाल देगा वो बाहर। और तुरंत इलाज, मतलब तुरंत वो करती हैं। लोग ये सोचते हैं ना कि होम्योपैथी में बहुत समय लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। 10 मिनट के अंदर आपको जो है परिणाम दिखाती हैं और नवजात शिशु से लेके शतायु तक के लोगों के लिए आसानी से जो है अर्जुन जी, बंजारा बीट्स आप देख रहे हैं वर्षों से। हाँ जी, कुछ अलग हटके डिफरेंट फ्लेवर का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। हाँ जी, उसमें हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड भर के, हाँ जी, बल्कि बुंदेलखंड क्या पूरे हिंदुस्तान भर के लोगों की प्रतिभाएं और कुछ विलक्षण योग्यताएं, हाँ जी, वो हम लोगों को दिखा पाए जी। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को अपनी तरीके से कोई संदेश दें। बंजारा बीट्स मैं देखता रहता हूँ और खरे साहब तो जो है मतलब सामाजिक कार्यों से इतने जुड़े हैं। हमारी जो बुंदेलखंड साहित्य है, हमारे जो बुंदेलखंड का इतिहास है, उसके लिए जो है लोगों के जनमानस के प्रति के अंदर जो है एक चेतना जागृत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत बड़ी समाज सेवा है और मैं शुभकामनाएं पूरी तरह से पूरे 100% देता हूं और अपनी तरफ से सहभागिता भी जो है आपको बिल्कुल प्रॉमिस करता हूं, आपको वचन देता हूं कि जिस तरह से आप हमारा सहयोग चाहें, हमारा सौभाग्य होगा। ये थे अरुण कुमार जी, जिन्होंने 3 बार केवीसी में जाकर बुंदेलखंड का डंका बजाया है। अरुण जी, बंजारा बीट्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।